So once again, I, Dr. Ashutosh Tiwari from Rajki Engineering College, Banda, welcome you all today in this video lecture, which is on Physics KAS 101T/201T. T stands for theory, and we are studying the module 1, which is relativistic mechanics. And today is the lecture 5, relativistic addition of velocities. Now, what we are going to study in this, basically there are certain problems which we regularly face, and in theory examination as well as in certain competitive examination, one question is generally asked to the students, that if one of the photon is coming in this direction, suppose the photon is having velocity which is equal to c, that is the speed of light, and another photon is coming in this direction, just opposite direction, it is also having the velocity c, which is the speed of light. Now the question arises, what is the relative speed or relative velocity of the one photon with respect to another photon? Normally what happens, we simply, since the particles are coming in the opposite directions, so we just add the velocities and we get the result as the velocity of one photon relative to the another will be 2c, which is again a contradiction. And since we know that no particle in the universe can have the speed greater than the speed of light. In order to resolve this paradox, we should try to understand the relativistic velocity addition, which is based on the Lorentz transformation equations. So we have studied in the previous lectures about the Lorentz transformation equations. Now just quick recap we will do in here. हम लोगों ने लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस जो पढ़ी थी उसमें आपने देखा था जो पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशंस थी हम लोगों के पास, उसमें x डैश इज इक्वल टू क्या था, x माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, y डैश y के बराबर था, z डैश z के बराबर था, और t डैश इज इक्वल टू क्या था, t माइनस v इंटू एक्स अपॉन सी स्क्वायर होल अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. यहाँ पे फिर से एक बार हम इसको समझ लेते हैं कि व्हाट इज c, व्हाट इज v, व्हाट इज x एंड व्हाट इज x डैश. So we are talking about two inertial frames of references. One of the inertial frame is s dash and another inertial frame is s. और ये दोनों ही हमारे inertial frames जो हैं, inertial frames इनको क्यों कहते हैं, either they are at rest or they are moving with a constant velocity in a particular direction. यानी कि इन दोनों में से किसी भी फ्रेम के अंदर कोई एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, तभी इनको इनर्शियल फ्रेम्स कहा जाता है. तो इन्हीं दोनों इनर्शियल फ्रेम्स में जो एक इनर्शियल फ्रेम हमारे एजम्पशन में है s, वो रेस्ट पर है, और दूसरा इनर्शियल फ्रेम जो है s डैश, वो मूव कर रहा है अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस विद वेलोसिटी v. ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है फ्रेम. अब यहाँ पर जो पॉइंट p है, कहीं स्पेस में कोई पॉइंट p है, उस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है, अगर वो देखा जा रहा है फ्रेम s के रिस्पेक्ट में, तो उसका कोऑर्डिनेट की वैल्यू x है. और अगर उसी पॉइंट को हम दूसरे फ्रेम से, s डैश फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो हमको मिल रहा है x डैश के बराबर. और यहाँ पर इसी x डैश और x के बीच में ये रिलेशन यहाँ इस्टेब्लिश हो रहा था, और v जो है वो वेलोसिटी है किसकी, फ्रेम s डैश की विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम s, और c स्पीड ऑफ लाइट है. यहाँ पर एक बात ये भी नोटिसेबल है कि देयर इज नो चेंज अलोंग द y कंपोनेंट एंड द z कंपोनेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट, क्योंकि जो मोशन हो रहा है यहाँ पर वो केवल x कंपोनेंट में हो रहा है. तो जिस डायरेक्शन में मोशन होता है केवल उसी डायरेक्शन में पोजीशन कोऑर्डिनेट्स में वेरिएशन आता है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से, और y डायरेक्शन में या z डायरेक्शन में चूंकि वहाँ मोशन नहीं हो रहा है, इसलिए उस कंपोनेंट्स में, उस कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं आया है. यहाँ ये भी फिर से आपको याद दिलाना चाहेंगे कि जो टाइम कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पर चेंज हो गया, यानी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में t जो है वो t डैश के बराबर नहीं है. इसका मतलब अगर हम दो ऑब्जर्वर को एज्यूम करें, एक ऑब्जर्वर फ्रेम हमारा s पे है और दूसरा s डैश पे है, तो फ्रेम s का ऑब्जर्वर अगर अपनी घड़ी में देख रहा है और फ्रेम s डैश का ऑब्जर्वर अपनी घड़ी में देख रहा है, तो दोनों के जो टाइम है वैल्यूज़ वो अलग अलग हैं, और उनके बीच में t और t डैश के बीच में जो रिलेशन है वो रिलेशन इस फॉर्मूले से हमको पता चल रहा है. इसी जो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स थे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अनुसार,
उसको यूज़ करके हम लोगों ने अभी पिछले लेक्चर में ये देखा था, दो रिलेशंस डिराइव किए थे। एक रिलेशन था लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का और दूसरा था टाइम डायलेशन का। तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या आ रहा था? लेंथ कॉन्ट्रैक्शन था L इज इक्वल टू एल नॉट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब यहाँ आपको क्लियर हो रहा होगा कि अगर v वेलोसिटी जीरो नहीं है, इसका मतलब कि फ्रेम एस डैश अगर s के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से आगे, तो यहाँ पर ये जो टर्म होगा, ये अंडर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है ये ऑब्वियसली 1 से छोटी होगी। और हमको ये पता है कि अगर हम एक से छोटे नंबर से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ओवरऑल क्वांटिटी जो होगी वो कम हो जाती है। इसका मतलब है कि जो L वैल्यू होगी वो L नॉट से कम हो जाएगी। तो L नॉट जो है वो प्रॉपर लेंथ है, जिसका जिक्र हम लोग पिछले लेक्चर में कर चुके थे, और L जो है वो लेंथ अब ऑब्जर्व हो रही है। तो जो ऑब्जर्व लेंथ है वो हमेशा प्रॉपर लेंथ से कम महसूस होगी। कब? व्हेनेवर देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द रॉड टू विच वी आर ऑब्जर्विंग और जो ऑब्जर्वर देख रहा है, उनके बीच में अगर रिलेटिव मोशन है तो फिर जो ऑब्जर्व लेंथ है वो हमेशा कम होती है। और इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, जो पिछले लेक्चर में हम लोग डिराइव कर चुके थे। टाइम डायलेशन को फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। टाइम डायलेशन क्या था? T इज इक्वल टू टी नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ पर टी नॉट भी प्रॉपर टाइम है, जो इवेंट का एक्चुअल टाइम है, और एक्चुअल टाइम या प्रॉपर टाइम, इसी तरीके से प्रॉपर लेंथ कौन ऑब्जर्वर मेजर कर पाता है? वो ऑब्जर्वर जो कि उसी फ्रेम में है जहाँ पर इवेंट हो रही है या जिस फ्रेम में वो रॉड रखी हुई है। तो यानी कि जो प्रॉपर टाइम है वो अगर टी नॉट है और जो रिलेटिवली मूव कर रहा है कोई ऑब्जर्वर, उसके बाद उस इवेंट को ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसका इवेंट का जो टाइम है उसको पहले से बढ़ा हुआ महसूस होगा, डायलेटेड महसूस होगा। और उसका फॉर्मूला है हमारे पास T इज इक्वल टू टी नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो जैसे अभी हमने आपको बताया था लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में कि वेलोसिटी कुछ तो होगी ही अगर रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो ये जो डिनोमिनेटर में यहाँ पर जो टर्म है ये एक से छोटा हो जाएगा। और हमको पता है कि अगर हम एक से छोटे नंबर से किसी चीज़ को डिवाइड कर रहे हैं तो ओवरऑल क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर जो टी की वैल्यू है वो टी नॉट से ज़्यादा आएगी। इससे ये होगा कि जो इवेंट का टाइम है वो डायलेटेड महसूस होगा, बढ़ा हुआ महसूस होगा। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग टाइम डायलेशन कहते हैं। अब इसी रिलेटिव जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा अभी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस का, पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन का, उसके बेसिस पे अब हम देखते हैं कि हम रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी एडिशन का फॉर्मूला किस तरीके से डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस जैसे अभी डिस्कस किया था कि एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर है। उसी तरीके से जो टाइम टी डैश है वो क्या है? टी माइनस एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर है। तो यहाँ पर ये पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन और ये टाइम का ट्रांसफॉर्मेशन था। अगर हम इस पोजीशन और टाइम के ट्रांसफॉर्मेशन को बोथ साइड्स डिफरेंशिएट कर दें, यानी इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स डैश हो जाएगा डी एक्स डैश, ये एक्स हो जाएगा डी एक्स माइनस वी इंटू डी टी। यहाँ देखिए एक खास बात क्या है कि v का डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है, क्योंकि v कांस्टेंट है, फिक्स्ड है। v कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि हम जिस फ्रेम्स के बारे में बात कर रहे हैं वो इनर्शियल फ्रेम्स हैं, और इनर्शियल फ्रेम्स में जो वेलोसिटी होगी वो वेरिएबल नहीं है, यानी एक फिक्स वेलोसिटी से फ्रेम एस डैश मूव कर रहा है, यानी v जो है वो कांस्टेंट है। और कांस्टेंट वैल्यू डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, वो यहाँ पे आ जाएगी बाहर और dt आ जाएगा अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये भी पूरा एक टर्म कांस्टेंट है, क्योंकि c जो स्पीड ऑफ लाइट है वो तो फिक्स है ही, और v जो है वो वेलोसिटी है फ्रेम एस डैश की विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम s, तो वो भी फिक्स है। तो ये जो डिनोमिनेटर में क्वांटिटी है यहाँ पर, ये भी अपने आप में कांस्टेंट है। इसी तरीके से जब हम t डैश वाले टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? टी डैश बन जाएगा डी टी डैश इज इक्वल टू डी टी माइनस, यहाँ भी देखिए v कांस्टेंट है तो अलग हो गया, और सी स्क्वायर पे को भी नहीं चेंज करना पड़ा, केवल x जो है वो dx बन गया, और डिनोमिनेटर में भी कोई फर्क नहीं आया, कोई चेंज नहीं आया। अब मान लीजिए कि फ्रेम s में कोई ऑब्जर्वर है, यहाँ पर ऑब्जर्वर कहाँ पर है? फ्रेम s में है, और वो इसी पॉइंट p जो कि मूव कर रहा है अब, तो इसी पॉइंट p को देख रहा है। ऑब्जर्वर कहाँ पर है? फ्रेम s पे। तो उसको वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट p क्या नजर आएगी? तो किसी भी चीज़ की वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करते हैं हम? उसका जो पोजीशन है उसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट p विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर इन द फ्रेम s अगर हम देखेंगे तो वेलोसिटी आएगी u इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, यानी पोजीशन को हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसी तरीके से मान लीजिए उसी पॉइंट p की वेलोसिटी क्या हो रही है
अगर कोई ऑब्जर्वर देख रहा है फ्रेम एस डैश से, तब क्या नजर आएगा, तब उसको दिखाई पड़ेगा कि यू डैश इज इक्वल टू डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश हो जाएगा, और यहाँ पर जो x डैश है उसको विद रिस्पेक्ट टू t डैश डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो जो इक्वेशन 2 में हम लोगों ने डिराइव किया था dx डैश की वैल्यू वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और dt डैश की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो जो डिनोमिनेटर था दोनों का वो कैंसिल आउट हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो यहाँ पर u डैश इज इक्वल टू हमको ये टर्म मिल जाएगा, दोनों तरफ अगर हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में dt से डिवाइड कर देंगे तो वी विल गेट दिस क्वांटिटी। और इक्वेशन 3 से हमको ये पता ही है कि जो dx बाई dt है वो क्या चीज़ है, वो तो u है। तो यहाँ पे एक फाइनली रिलेशन हमें मिलता है कि u डैश इज इक्वल टू u माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी इंटू यू अपॉन सी स्क्वायर। ये जो रिलेशन है ये एक तरीके से वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस भी कहते हैं इसको, या रिलेटिविस्टिक एडिशन ऑफ वेलोसिटीज भी कहते हैं। अगर मैं यहाँ पर इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस की कंडीशंस को यूज़ करूँ तो हमने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए क्या करते हैं हम लोग, जहाँ पर प्राइम लगा होता है, मतलब ये डैश लगा होता है, वो हटा दिया जाता है। देखिए हमने यहाँ पर हटा दिया इसको, और जहाँ पर नहीं लगा होता है दूसरे साइड में प्राइम, वहाँ पर लगा दिया जाता है। यानी यू में प्राइम नहीं था तो यू पे प्राइम हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में भी यू पे हमने प्राइम लगा दिया यहाँ पर, है ना। और माइनस वी को क्या कर दिया जाता है, प्लस वी कर दिया जाता है। तो माइनस वी को हमने प्लस वी कर दिया, तो ये हमारा फॉर्मूला ये बन करके आ गया, u इज इक्वल टू यू डैश प्लस वी अपॉन 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर। इसको हम लोग इनवर्स वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशंस कहेंगे। इन दोनों को भी क्लियरली पता होना चाहिए हमको यूज़ कब करना है। अगर हमको u पता है, v पता है, v क्या है, v है वेलोसिटी ऑफ द फ्रेम s डैश विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम s, और u क्या चीज़ है, u है पॉइंट p की वेलोसिटी। इस पॉइंट p की वेलोसिटी है, उस पार्टिकल की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑब्जर्वर इन द फ्रेम s। तो यदि एस फ्रेम यानी ग्राउंड पे खड़े हुए व्यक्ति को अगर किसी पॉइंट के जो वेलोसिटी है वो जो भी नज़र आ रही है, और हमको ये भी पता है कि जो दूसरा फ्रेम है वो किस स्पीड से किस वेलोसिटी से जा रहा है, तो उस फ्रेम पर जो ऑब्जर्वर बैठा होगा उसको वेलोसिटी क्या नज़र आएगी उसी पर्टिकुलर पॉइंट की, उसके लिए हमें वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस की मदद लेनी पड़ेगी, और ये वेलोसिटी यहाँ से कैलकुलेट होकर के आ जाएगी, यू डैश इज इक्वल टू यू माइनस वी अपॉन 1 माइनस यू वी अपॉन सी स्क्वायर। अब ये जो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया है, इसमें 3 स्थितियों का भी हम लोग आकलन कर लेते हैं। देयर आर 3 डिफरेंट केसेस। पहला केस तो ये है कि अगर u और v आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे हैं एज कंपेयर टू c, तो u और v छोटे हैं कंपेयर टू c, इसका मतलब है कि जो फ्रेम s डैश है उसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है, जो स्पीड है, वो स्पीड ऑफ लाइट की तुलना में काफ़ी कम है। और साथ ही साथ जिस पार्टिकल को हम अंडर कंसिडरेशन ले रहे हैं, जो पार्टिकल मूव कर रहा है, उसकी स्पीड भी स्पीड ऑफ लाइट की तुलना में काफ़ी कम है। यानी रिलेटिव मोशन तो हो रहा है लेकिन स्पीड काफ़ी कम है। तो अगर ये स्पीड काफ़ी कम होगी तो ऐसे केस में आपको क्या दिखाई पड़ेगा कि जो ये डिनोमिनेटर वाला टर्म था यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर, ये नेग्लिजिबल हो जाएगा, नेग्लेक्ट करने योग्य हो जाएगा। अगर ये नेग्लिजिबल हो जाएगा तो ये फार्मूला सीधे ये बन जाएगा, यू डैश इज इक्वल टू यू माइनस वी। और यही चीज़ हम लोग पहले पढ़ते भी चले आ रहे थे। हम लोगों को अभी पहले की क्लासेस में ये बताया भी गया था कि अगर एक ऑब्जेक्ट और एक ऑब्जर्वर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो एक के रिलेटिव दूसरे की जो वेलोसिटी निकालने के लिए तो वेलोसिटी ऑफ x माइनस वेलोसिटी ऑफ y ऐसे करना पड़ता है हमको। तो यही जो फार्मूला पहले हम लोग पढ़ते थे रिलेटिव वेलोसिटी के केस में, जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस की मदद से आया था, उस फार्मूले वही फार्मूला यहाँ पे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस की मदद से भी आ जाएगा, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि u और v बहुत ही छोटे हों किसकी तुलना में, स्पीड ऑफ लाइट की तुलना में। यानी हम ये भी कह सकते हैं फॉर लो वेलोसिटीज द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस रिड्यूस टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। अब दूसरी स्थिति की एक बार चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ये कह रहा है कि अगर u डैश और v इज इक्वल टू c, मान लीजिए कि जिस पार्टिकल के हम बारे में बात कर रहे हैं या जो हमारा फ्रेम है s डैश, उन दोनों में से कोई चीज, चाहे पार्टिकल या वो फ्रेम, वो स्पीड ऑफ लाइट से अगर मूव कर रहा है, वो खुद ही अगर स्पीड ऑफ लाइट से मूव करने लगेगा तो ग्राउंड पे जो यानी फ्रेम एस पर जो ऑब्जर्वर खड़ा है उसको क्या महसूस होगा उस पार्टिकल की स्पीड। तो यहाँ पे अगर हम लोग कैलकुलेट करें कि अगर यू डैश की वैल्यू, यू डैश और v, यहाँ पे v इज इक्वल टू सी मान लीजिए हमने यहाँ प्लेस कर दिया सपोज, तो v इज इक्वल टू सी प्लेस करने का मतलब कि जो फ्रेम एस डैश है हमारा वो खुद ही स्पीड ऑफ लाइट से जा रहा है।
तो फ्रेम स्पीड ऑफ लाइट से अगर चल रहा है तो इसको सॉल्व करते हैं तो u इक्वल टू सी आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी कंडीशन में जो हमें पार्टिकल की जो स्पीड है वो कितनी महसूस होगी, वो खुद ही स्पीड ऑफ लाइट के बराबर महसूस होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी और उससे कम भी नहीं होगी। और ये जो रिजल्ट आ रहा है यहां पर ये जिक्र करना होगा कि यही रिजल्ट जो आइंस्टीन का हमारा पॉस्टुलेट था उसी पॉस्टुलेट से कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहा है, क्योंकि उसमें ये बताया गया था कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो दोनों ही फ्रेम में, चाहे एस डैश फ्रेम हो या एस फ्रेम हो, दोनों ही फ्रेम में स्पीड ऑफ लाइट सेम रहती है और रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड ऑब्जर्वर का स्पीड ऑफ लाइट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो बात यहां से प्रूव हो रही है। अगला केस हम अगर देखें, केस 3, इसमें हम क्या मान लेते हैं कि मान लीजिए कह रहा है सपोज द फ्रेम एस डैश मूव्स विद वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड द ऑब्जेक्ट मूव्स विद वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दिस फ्रेम, दैट इज यू डैश भी यहां पर सी के बराबर है और वी भी सी के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि हम अभी जिस चीज़ की चर्चा कर रहे थे, जैसे अभी आपको शुरुआत में हमने बताया कि एक फोटोन इधर से आ रहा है सी स्पीड से, दूसरा फोटोन इधर से जा रहा है, तो अब उस केस में जो दूसरा फोटोन है उसको आप मान लीजिए कि फ्रेम एस डैश वही फोटोन है, यानी उस पर ही ऑब्जर्वर बैठा है फोटोन पर ही। तो इस केस में क्या हो जाएगा, यू डैश भी सी के बराबर हो जाएगा और पार्टिकल जो है दूसरा फोटोन पार्टिकल है तो वी बी सी के बराबर हो जाएगा। तो अगर यू डैश भी सी है और वी बी सी है, जरा देखिए इसको क्या है, तो यहाँ पे u डैश की वैल्यू भी मैंने c प्लेस कर दिया और v की वैल्यू भी c प्लेस कर दिया। तो इसको जब हम पूरा सॉल्व करते हैं तो u किसके बराबर आ रहा है, सॉल्व करने पर u भी c के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो ऑब्जर्वर है उसको उसकी स्पीड 2c नहीं नजर आ रही है, अभी भी स्पीड कितनी है, वो c है। यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है उससे अधिक वेलोसिटी किसी भी पार्टिकल की किसी भी कंडीशन में, चाहे वो फ्रेम स्पीड ऑफ लाइट से मूव करने लगे या वो पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से मूव करने लगे, तब भी ऑब्जर्वर को पार्टिकल की जो स्पीड है वो c के बराबर ही महसूस होगी, उससे ज़्यादा कभी नहीं होगी। या इसीलिए ये कहा जाता है कि हेंस वी से दैट द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज द मैक्सिमम अटेनेबल वेलोसिटी, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट से अधिक वेलोसिटी अचीव करना किसी भी पार्टिकल के लिए संभव नहीं है। अब इसी के बेसिस पे आइए हम लोग एक दो न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ये न्यूमेरिकल अक्सर करके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। पहला न्यूमेरिकल है, जैसे 2 पार्टिकल्स केम फॉर टुवर्ड्स ईच अदर विद स्पीड 0.7 c। मान लीजिए एक पार्टिकल हमारा इधर की तरफ आ रहा है और दूसरा पार्टिकल इधर की तरफ आ रहा है। ये पार्टिकल नंबर 1 है, ये पार्टिकल नंबर 2 है। विद रिस्पेक्ट टू लेबोरेटरी, अब लेबोरेटरी मतलब कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। तो अगर लेबोरेटरी के रिस्पेक्ट में दोनों पार्टिकल एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं और दोनों की स्पीड जो है वो कितनी है, 0.7 c है, तो वो कह रहा है कि व्हाट इज दियर रिलेटिव स्पीड। तो एक के रिलेटिव दूसरे की क्या स्पीड होगी ये हमको बताना है। अब यहाँ पर क्या चीज़ है कि मान लीजिए जो पार्टिकल नंबर 1 के बारे में बात कर रहे हैं, हम एज्यूम कर लें कि जो हम फ्रेम एस डैश की बात करते हैं यही हमारा पार्टिकल नंबर 1 है। जो पार्टिकल नंबर 1 इधर जा रहा है उसको हम मान लें कि वो ही फ्रेम एस डैश है। तो अगर फ्रेम एस डैश खुद 0.7 c स्पीड से जा रहा होगा, यानी हम क्या लिख सकते हैं, यू डैश किसके बराबर हो गया, 0.7 c के बराबर हो गया। और जो दूसरा पार्टिकल है ये वाला, ये कितनी स्पीड से जा रहा है, इसके बारे में हमने बोल दिया कि वो 0.7 c स्पीड से चल रहा है। तो अगर u डैश और 0.7 c हम यहाँ रिलेटिविस्टिक एडिशन ऑफ वेलोसिटीज वाले फॉर्मूले में यहाँ पे प्लेस करते हैं कि u डैश को भी 0.7 c प्लेस करें और v को भी 0.7 c प्लेस करें, इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर वेलोसिटी आ जाती है रिलेटिवली सॉल्व होकर के 0.9396 c। यानी कि जो ग्राउंड पे खड़ा हुआ ऑब्जर्वर है, यानी एस डैश फ्रेम में जो ऑब्जर्वर है वो इसकी स्पीड रिलेटिवली कितनी देखेगा, उसको स्पीड 0.9396 c यानी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, स्पीड ऑफ लाइट का लगभग 93% के बराबर स्पीड उसकी महसूस होगी। नाउ लेट अस डील विद अनदर न्यूमेरिकल। एक और अन्य न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। इसमें देखिए कि जैसे इस न्यूमेरिकल में चर्चा करी जा रही है कि 2 पार्टिकल है, मान लीजिए 2 पार्टिकल्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर विद अ स्पीड ऑफ 0.9 c। अब यहाँ पर 2 पार्टिकल्स हैं जो एक दूसरे की तरफ कितनी स्पीड से जा रहे हैं, 0.9 c। 0.9 c का मतलब क्या हुआ, लगभग 90% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। इतनी तेज वेलोसिटी से दोनों पार्टिकल एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। इन लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस फाइंड द वेलोसिटी ऑफ वन पार्टिकल रिलेटिव टू अदर। तो किसी उन दोनों में से किसी एक पार्टिकल के रिस्पेक्ट में दूसरे पार्टिकल की क्या रिलेटिव स्पीड होगी ये हमको कैलकुलेट करना है। यानी अगर इस प्रॉब्लम को हम लोग एनालाइज करें तो हमको ये समझ में आता है
कि एक पार्टिकल, जैसे हमने मान लिया कि ये पार्टिकल जो है जिसकी चर्चा हो रही है, ये पार्टिकल P है यहाँ पर, और जो दूसरा पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो हमने मान लिया कि भाई पार्टिकल नंबर 1 सपोज ये है, और जो दूसरा पार्टिकल वही फ्रेम S डैश है। तो फ्रेम S डैश को ही अगर हम दूसरा पार्टिकल एज्यूम कर लेंगे जो इधर की तरफ v वेलोसिटी से जा रहा है, तो इस परिस्थिति में होगा क्या कि डायरेक्शन का भी कंसिडरेशन लेना पड़ेगा इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, कि इस डायरेक्शन को यदि हम पॉजिटिव, ये वाली डायरेक्शन हमारे लिए पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो जो पार्टिकल इधर की तरफ आ रहा है वो तो निगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है ना। तो अगर निगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है तो उसकी जो वेलोसिटी हम प्लेस करेंगे यहाँ पर, वो विद निगेटिव साइन प्लेस करेंगे। तो चूंकि ये पार्टिकल नंबर 1 अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा था, तो यहाँ पर हमने u कितना रखा, u इज इक्वल टू -0.9 c हमने यहाँ पर प्लेस किया है निगेटिव साइन के साथ। और जो v वेलोसिटी है इस दूसरा वाला जो पार्टिकल, जिसको पार्टिकल नंबर 2 कह रहे हैं, और यहाँ हमने आपको समझने के लिए बताया है कि आप पार्टिकल 2 को फ्रेम S डैश ही मान लीजिए। तो यहाँ पे हमको अब फ्रेम S की वेलोसिटी, S डैश की वेलोसिटी क्या होती है फॉर्मूले में, v। तो v को कितना प्लेस करना पड़ेगा, वो भी 0.9 c रखना पड़ेगा। और हम चाहते क्या हैं, हम यहाँ पे प्रॉब्लम के हिसाब से ये चाह रहे थे कि जो फ्रेम S डैश में ऑब्जर्वर है, S डैश फ्रेम का जो ऑब्जर्वर है, उसको उस पार्टिकल की रिलेटिव स्पीड क्या नजर आती, क्योंकि ये भी जो स्पीड 0.9 c दोनों की बताई गई है, ये लेबोरेटरी फ्रेम में यानी ग्राउंड पे खड़ा हुआ कोई ऑब्जर्वर है उसको पता महसूस हो रहा है। तो जो ऑब्जर्वर ऑलरेडी यानी पार्टिकल जो चल रहा है उसको मूविंग पार्टिकल के जो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है उसकी स्पीड रिलेटिवली क्या पता चलेगी, उसके लिए हमको फिर से वेलोसिटी एडिशन वाले फार्मूले की मदद लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पर हम चाहते हैं कि हमारे मूविंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में हमको पता चल जाए कि वो पार्टिकल की स्पीड क्या है, यानी मूविंग फ्रेम के रिस्पेक्ट पता करना, यानी हम u डैश निकालना चाहते हैं। और अभी हमारे पास नोन क्या क्या है, हमको पता क्या क्या है, हमको u पता है और v पता है, तो हमें फॉर्मूला ये वाला यूज करना चाहिए, u डैश इज इक्वल टू u माइनस वी अपॉन 1 माइनस u इंटू वी अपॉन सी स्क्वायर। इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। और यहाँ पर यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है आप लोगों को कि जब भी कभी हम रिलेटिव वेलोसिटी के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो वेलोसिटी चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन का कंसिडरेशन लेना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को जब भी आप यूज़ करें तो हमेशा u और v वैल्यूज़ को विद साइन ही प्लेस करें। तो यहाँ पर जैसे u जो है -0.9 c है, वो u इज इक्वल टू -0.9 c मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया, और v की वैल्यू v तो प्लस 0.9 c था लेकिन फॉर्मूले में ऑलरेडी माइनस लगा हुआ था, तो ये हो गया -0.9 c -0.9 c। और यहाँ पे फिर इसको डिनोमिनेटर में भी सॉल्व किया, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये -1.8 c होल डिवाइडेड बाय, इसमें एक तरीके से ये ऐड होगा 1 प्लस 0.8, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -0.994 c। इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्रेम S डैश है, या ये समझ लीजिए कि जो दूसरा पार्टिकल है जो पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस में जा रहा है, उसको सामने से आते हुए पार्टिकल की स्पीड क्या महसूस होगी, 99.4% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट महसूस होगी। जबकि एक्चुअली स्पीड उसकी क्या है, लेबोरेटरी फ्रेम में ग्राउंड पे जो खड़ा हुआ ऑब्जर्वर वो क्या देख रहा है, वो देख रहा है कि उसकी स्पीड जो है वो, उसको लग रहा है कि उसकी स्पीड केवल 0.9 c है। तो यहाँ पर ये रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी एडिशन के फॉर्मूले का एक ब्यूटी है कि हम यहीं से बैठे बैठे और इसके कैलकुलेशंस का ये महत्व बढ़ जाता है कि आप अर्थ के पे खड़े हुए हैं, यहाँ ग्राउंड पे खड़े हुए हैं, और अगर हेवनली बॉडीज़ की आपको स्टडी करनी है, मान लीजिए आप देखना चाहते हैं कि भाई जुपिटर की जो वेलोसिटी है वो मून के रिलेटिवली क्या होगी, तो आप मून पर खड़े होकर के ऑब्जर्व करने की बात करेंगे तो आप मून को फ्रेम S डैश मान लेंगे और जुपिटर को आप जो है वो पार्टिकल मान लेंगे। तो उससे आप यहाँ पे समझ पाएंगे कि जिसकी वेलोसिटी आपको यहाँ से पता है, अर्थ के रिलेटिवली पता है, लेकिन अगर आप मून पर जाकर के जुपिटर की वेलोसिटी को ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे तो देन यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला ऑफ रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी एडिशन। क्विकली हम एक और न्यूमेरिकल पे चर्चा कर लेते हैं। न्यूमेरिकल यहाँ पर देख लेते हैं एक बात, ये कह रहा है कि एन एक्सपेरिमेंटर ऑब्जर्व्स अ रेडियो एक्टिव एटम मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 0.25 c। एक रेडियो एक्टिव एटम था जो 0.25 c की स्पीड से जा रहा था। ये कोई एटम है, मान लीजिए, हम मान लेते हैं ये कोई एटम है, ये 0.25 c की स्पीड से जा रहा था यहाँ पे। द एटम देन एमिट्स अ बीटा पार्टिकल
विच हैज़ ए वेलोसिटी ऑफ 0.9 c। इस एटम ने क्या करा, एक बीटा पार्टिकल एमिट कर दिया। इस एटम ने चलते चलते एक बीटा पार्टिकल निकाल दिया और इस बीटा पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी बताई गई, 0.9 c बता दी गई है। अब ये पूछा जा रहा है यहां पर रिलेटिव टू द एटम इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिस डायरेक्शन में एटम चल रहा है तो उसी डायरेक्शन में बीटा पार्टिकल निकल कर गया है, डायरेक्शनैलिटी चेंज नहीं हुई है यहां पर। तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बीटा पार्टिकल एज ऑब्जर्व्ड बाय द एक्सपेरिमेंटर, उस एक्सपेरिमेंटर को बीटा पार्टिकल की वेलोसिटी क्या नजर आएगी, क्योंकि जो बीटा पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ प्रॉब्लम में दी गई है 0.9 c, वो उस एटम के रिलेटिव है और एटम खुद ही एक स्पीड से चल रहा है। कितनी स्पीड से चल रहा है, 0.25 ऑफ c की स्पीड से चल रहा है। यानी एटम चल रहा है और उसने एक बीटा पार्टिकल एमिट किया जो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से जा रहा है, और एटम के रिलेटिवली बीटा पार्टिकल की वेलोसिटी पता है, तो ग्राउंड के रिलेटिवली बीटा पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी ये हमको पता लगाना है। अब यहाँ पर क्या होगा, यानी अगर इस प्रॉब्लम को एनालाइज करें एक तरीके से, एटम को ही आप मान लीजिए कि एटम जो है वो फ्रेम एस डैश है और बीटा पार्टिकल जो है वो आपका पार्टिकल पी है। यानी आपके पास जो वेलोसिटी है यू डैश आपको पता है, वी पता है, तो आप इस रिलेशन का इस्तेमाल करके वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं कि बीटा पार्टिकल की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या महसूस होगी। तो ऐसे केस में आप यहाँ वैल्यू प्लेस करेंगे, एक को 0.9 c और 0.25 c प्लेस करेंगे तो u की वैल्यू जो है वो 0.94 c सॉल्व होकर के आएगी। यानी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बीटा पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो 94% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट सॉल्व होकर के आएगी। हाँ, यहां से हम कह सकते हैं therefore the velocity of beta particle as observed by the experimenter is 0.94 c. So we can understand that this is the beauty of velocity addition formula. With the help of this formula, relative velocities can be calculated. आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मूविंग पार्टिकल की कैलकुलेट कर सकते हैं, और ग्राउंड से अगर आपको मूविंग पार्टिकल की वेलोसिटी पता है तो मूविंग फ्रेम से वेलोसिटी क्या होगी उसका भी कैलकुलेशन किया जा सकता है। तो थैंक यू ऑल, दिस वाज द लेक्चर ऑन रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी एडिशन। थैंक यू।